आज हम लोग सारा आकाश उपन्यास, जिसके रचनाकार राजेंद्र यादव जी हैं, उसके कथानक को संक्षेप में समझने का प्रयास करेंगे। सारा आकाश उपन्यास का कथानक 2 खंडों में विभक्त है, पूर्वार्ध तथा उत्तरार्ध। पुनः दोनों खंडों को दिशाओं के आधार पर 10-10 उपखंडों में विभाजित किया गया है। पूर्वार्ध को सांझ बिना उत्तर वाली 10 दिशाएं तथा उत्तरार्ध को सुबह प्रश्न पीड़ित 10 दिशाएं भी कहा गया है। उपन्यास का नायक समर एक निम्न मध्यवर्गीय ठाकुर परिवार का सदस्य है। उसके परिवार में कुल 9 अदद प्राणी हैं। आमदनी के नाम पर उसके पिता की 25 रुपये पेंशन तथा बड़े भाई धीरज की 99 रुपये तनख्वाह मात्र है। समर इंटर का छात्र है। वह कुछ बनना चाहता है ताकि उसके सामने दुनिया झुके। उससे छोटी मुन्नी पति परित्यक्ता होकर पिता के घर ही रहती है। अमर मैट्रिक तथा कुंवर 6 में पढ़ने वाले छात्र हैं। मुन्नी की शादी में ठाकुर साहब जो कर्ज लेते हैं उससे मुक्त नहीं हो पाते, अतः समर का विवाह सुंदरी और मैट्रिक पास प्रभा से करके वे कर्ज मुक्त होना चाहते हैं। समर के घोर विरोध के बावजूद उसका विवाह कर दिया जाता है। उसकी सारी महत्वाकांक्षाएं कुछ कर दिखाने के सपने घुट घुट कर दम तोड़ देते हैं। दहेज मिलने की आशा में ठाकुर साहब दिल खोलकर खर्च करते हैं, पर दहेज के रूप में मिलती है एक आधुनिक पढ़ी लिखी बहू। कर्ज के भार से छुटकारा मिलने की जगह बोझ और भारी हो जाता है। सुहाग रात के दिन ही समर के सामने वाले घर में सांवल की बहू जलकर मर जाती है। एक और शादी का उत्सव समारोह संपन्न हो रहा है और दूसरी ओर सारा घर, मोहल्ला और परिवेश लोगों की चीख पुकार से अनुगुंजित होता रहता है। सुहाग रात की औपचारिकता की पूर्ति के लिए समर की भाभी उसे कमरे में धकेल कर दरवाजा बंद कर देती है। सौभाग्य कक्ष में प्रभा अपने ही विचारों में खोई हुई पाषाण प्रतिमा सी जंगले पर सिर टिकाए खड़ी रहती है। समर बुद्धू जैसा पलंग की पाटी पर बैठा हुआ प्रभा के फूट फूट कर रोने तथा पैर पकड़कर क्षमा मांगने की प्रतीक्षा करता रहता है। काफी समय बीत जाने पर भी जब कुछ घटित नहीं होता तो वह अपमान बोध की ज्वाला में दग्ध भड़ाक से किवाड़ खोलकर खुली छत पर जा लेटता है और विचारों के धुएं, अंगारों और भाप की भट्टी पर रात भर भूनता और उबलता रहता है। वह एक ठोस निर्णय लेता है कि प्रभा से आजीवन बात नहीं करेगा। दूसरे दिन प्रातःकाल प्रभा खाना बनाती है। सुअवसर देखकर प्रभा को नीचा दिखाने के लिए भाभी दाल में अतिरिक्त नमक डाल देती है। घर की रीति के अनुसार सर्वप्रथम समर को ही भोजन करना था। वह खाना खाने के लिए बैठता है, किंतु जैसे ही पहला ग्रास मुंह में रखता है ओ करता हुआ बाहर की ओर भागता है तथा उगल लेता है। फिर लौटकर अन्न देवता को प्रणाम करता है, साथ ही परोसी हुई थाली को ठोकर मारकर बाहर चला जाता है। प्रभा अनादर, उपेक्षा तथा परिहास का पात्र बन जाती है। उसे भाभी का व्यंग सहना पड़ता है। अम्मा की जली कटी बातें सुननी पड़ती हैं। एकमात्र मुन्नी ही मौन साधे रहती है, जैसे उसे प्रभा के निर्दोषिता का पता हो। कुछ समय तक ससुराल में रहने के बाद प्रभा मायके चली जाती है। समर अपनी पढ़ाई में लीन हो जाता है। घर वाले उसके साथ अभद्र व्यवहार करते हैं, कारण वह कमाने धमाने की चिंता नहीं करता। मायके में 6 महीने बिताकर अमर के साथ प्रभा पुनः ससुराल आती है। समर को अमर से पता चलता है
कि प्रभा ने उसके संबंध में मायके में कोई शिकायत नहीं की है। वह खाना खाकर लालटेन लेकर पढ़ने बैठ जाता है और प्रभा के आने की प्रतीक्षा करने लगता है। प्रभा आती है और संदूक से कपड़े निकालकर बाहर चली जाती है। इस प्रकार समर की सारी मिलने चाह समाप्त हो जाती है। भाभी एक बच्ची को जन्म देती है। भाभी की यह स्थिति प्रभा को गृहस्थी की चक्की में पिसने के लिए मजबूर करती है। वह प्रातःकाल 6 बजे से रात 12 बजे तक घोर व्यस्त रहती है। प्रभा को इस स्थिति में देखकर समर मन ही मन अत्यधिक प्रसन्न होता है। प्रभा का घूंघट न काढ़ना घर में एक हल्के तूफान की सृष्टि करता है, किंतु उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इसी बीच भाभी की बच्ची के नामकरण समारोह का दिन आ जाता है। समर शाम को जब घर पहुंचता है तो भीषण शोरगुल उसे अनायास अपनी ओर आकर्षित कर लेता है। पता चलता है कि पंडित जी ने प्रातःकाल जिस मिट्टी के ढेले से गणेश जी की पूजा की थी, उसी से अनजाने में प्रभा ने बर्तन मांज दिए थे। समर क्रोधित होकर प्रभा के गाल पर एक थप्पड़ जड़ देता है, जिससे वह जमीन पर गिर पड़ती है। प्रभा के गाल पर तमाचा मारकर समर आत्मग्लानि तथा पश्चाताप से भर जाता है। वह मंदिर जाकर अपने किए गए अपराध के लिए भगवान से क्षमा याचना करता है तथा निर्णय लेता है कि अब से सारे कुकर्म छोड़कर अपने अध्ययन में दत्तचित्त हो जाएगा। घर की चकचक से ऊबकर वह अपने मित्र दिवाकर के साथ उसके घर मन लगाकर पढ़ने लगता है। प्रभा का जीवन पूरी तरह यांत्रिक हो जाता है। उसके प्रति सहानुभूति रखने वाली मुन्नी भी लाचारी बस अपने बच्चलन पति के साथ ससुराल चली जाती है। वह जाते जाते समर से कहती है, भैया भाभी से बोलना, उन्होंने कुछ भी नहीं किया। प्रभा कभी अपना सिर धोने या कभी मन बहलाने छत पर चली जाया करती है। इसे लेकर उसके सास ससुर कहनी अनकहनी सब कह डालते हैं। प्रभा चारित्रिक लांछन लगाए जाने पर तिलमिला उठती है। जाड़े के दिन थे। समर अपने मित्र दिवाकर के साथ सिनेमा देखकर तथा उसके घर खाना खाकर रात को अपने घर विलंब से लौटता है। प्यास महसूस होने पर पानी पीने के लिए छत के दूसरे किनारे तक चला जाता है। वहां देखता है कि ओस भरी चांदनी रात में प्रभा दीवार से लगी रो रही है। उसे मुन्नी की कई बात याद आ जाती है तथा प्रभा से पूछता है, आधी रात को यहां बैठी क्या कर रही हो? इस पर प्रभा उत्तर देती है, आपको क्या है, आप जाकर सोइए ना। 1 साल से कभी आपको चिंता हुई है कि मरती है या जीती है? प्रभा के ये वाक्य समर को भीतर तक भेदते चले जाते हैं। वह भावावेश में प्रभा के सामने बैठ जाता है तथा अचानक वे दोनों एक दूसरे से लिपटकर बेहोश बेसुध रोने लगते हैं। दोनों सारी रात बिना एक दूसरे को देखे, बिना बोले, नए नए आवेशों से आवेशित रोते रहते हैं। सुबह किसी के जागने के पहले बाहर जाते जाते प्रभा समर से कहती है, हमें एक पोस्टकार्ड दे दीजिएगा। बहुत दिनों से माँ को लिखना चाहती थी, पैसे नहीं थे। सुबह उठाने पर समर आवश्यकता से अधिक प्रसन्नता का अनुभव करता है। उसे प्रतीत होता है कि अविश्वास की सांच के आश्वासन के साथ विश्वास युक्त भावी जीवन का विहान हुआ है। अब पति पत्नी एक दूसरे को अच्छी तरह पहचानना प्रारंभ करते हैं। समर को प्रभा बड़ी संयत और गंभीर दिखलाई देती है। अचानक समर का ध्यान प्रभा की फटी और मैली साड़ी की ओर जाता है। उसके मन में प्रभा के लिए सहानुभूति का सागर उमड़ आता है।
वह जब पहले भाभी से और बाद में अम्मा से प्रभा के लिए साड़ी की मांग करता है तो घर में तूफान सा आ जाता है। साड़ी तो नहीं मिलती, पर यथार्थ से कटु साक्षात्कार होता है। उसे लगता है कि नौकरी और पैसा ही सब कुछ है। वह एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज के कार्यालय में पहुंचता है। 63 आदमियों के लिए 3000 आदमियों की भीड़ और कोलाहल में वह स्वयं खो जाता है। एक अपरिचित व्यक्ति उसके कंधे पर हाथ रखकर चौंका देता है। उसकी संमोहक बातें उसके संजोए सपने को चूर चूर कर देती है। वह घर लौटता है तो देखता है कि अमर प्रभा का कोई पत्र अंदर ले जा रहा है। काम में व्यस्त रहने के कारण प्रभा वह पत्र संदूक में रखने के लिए समर से कहती है। संदूक में और भी पत्र थे जो प्रभा द्वारा रमा नामक किसी सहेली को लिखे गए थे, जो घुट घुट कर मरने वाले सपनों तथा गिरकर चकनाचूर होने वाले भविष्य के मानो जीते जागते दस्तावेज थे। दूसरे दिन प्रातःकाल समर दिवाकर के यहाँ जाता है। एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज के बाहर जिस प्रभावशाली व्यक्ति से उसकी मुलाकात हुई थी वे दिवाकर के शिरीष भाई हैं। शिरीष भाई बतियाने की कला में पारंगत और तर्कपटु हैं। समर शिरीष भाई के व्यक्तित्व तथा विचारों से अत्यधिक प्रभावित होता है। चलते समय वह दिवाकर से कहीं नौकरी दिलवाने की बात चलाता है। दिवाकर इस शर्त पर नौकरी दिलवाने का वादा करता है कि वह आगे पढ़े। समर प्रसन्नचित्त घर लौटता है, पर प्रभा के प्रति अमर का अभद्र व्यवहार देखकर उससे रहा नहीं जाता तथा क्रोध से चीखता हुआ अमर की पीठ पर एक लात जमा देता है। फलस्वरूप अकारण महाभारत खड़ा हो जाता है। रोज रोज के हंगामे से वह काफी व्यथित और अधीर रहने लगता है। उसे अपना घर कुलबुलाता नरक प्रतीत होता है। दिवाकर की सिफारिश पर समर को 75 रुपये मासिक पर प्रूफ रीडिंग का काम मिल जाता है। प्रेस मालिक से बातचीत पक्की कर जब वह घर लौटने लगता है तो दिवाकर से 20 रुपये उधार लेकर प्रभा के लिए एक साड़ी खरीदता है। प्रभा नौकरी मिलने की बात सुनकर अत्यधिक प्रसन्न होती है। फिर वे दोनों रात में भविष्य के सपनों में खो जाते हैं। प्रभा पग पग पर समर को प्रोत्साहित करती रहती है। समर की नौकरी की बात घर में फैलते ही घर वालों के व्यवहार में उसके तथा प्रभा के प्रति अप्रत्याशित तब्दीली आ जाती है। सभी अचानक विनम्र, उदार तथा सहृदय होते हैं। उनका दिखावटी प्रेम समर को विषाक्त लगता है। वह अपनी पढ़ाई जारी रखने के लिए नौकरी करता है। परीक्षा फल प्रकाशित होता है और वह दूसरी श्रेणी में उत्तीर्ण हो जाता है। घर वालों के माल लाख विरोध करने पर भी समर कॉलेज में प्रवेश ले लेता है। अब वह भोर में 3-4 बजे प्रेस से चला जाता है और वहां से 11 बजे मुक्त होकर कॉलेज जाता है तथा वहां से 3 बजे घर लौटता है। प्रभा अपनी मधु मुस्कान से उसका संताप ही नहीं हटती, वरन प्रतिपल प्रेरित भी करती रहती है। घर में अमर की शादी की चर्चा चलने पर समर विरोधी स्वर में बोलता है, जिससे उसे पिता द्वारा जलील होना पड़ता है और वह वहां से उठकर ऊपर चला जाता है। प्रभा उसे सांत्वना देती है तथा मन बहलाने के लिए हवाखोरी की सलाह देती है। घर से बाहर निकलने पर रास्ते में दिवाकर तथा शिरीष भाई मिल जाते हैं। जब समर अपने घर की समस्याएं शिरीष भाई के सामने रखकर सलाह मांगता है तो वह सपत्नी अलग हो जाने का परामर्श देते हैं। उनकी दृष्टि में निम्न मध्यम वर्गीय परिवारों में समस्याओं की जड़ संयुक्त परिवार प्रणाली है। समर बिना किसी निर्णय के घर लौट आता है तथा उमस से बचने के लिए छत पर चला जाता है। प्रभा श्रृंगार ताजगी से भरी ऊपर आती है तथा समर को बतलाती है कि उसने तथा भाभी ने व्रत रखा है।
समर का व्रत उपवास आदि में तनिक भी विश्वास नहीं है, अतः वह सक्रोध प्रभा के व्रत रखने का विरोध करता है। आधी रात के समय नन्ही भतीजी के रोने से प्रभा तथा समर जग जाते हैं। मनोविनोद के दौरान प्रभा की कमर में गुदगुदी करते समय उसका हाथ कमर बंधी सुपारी जैसी चीज पर चला जाता है। बार बार पूछने पर वह बताती है कि यह सैयद बाबा की धुनी की पोटली है, जिसे भाभी और अम्मा ने बच्चा होने के लिए जबरदस्ती बंधवाया है। वह क्रोधित होकर सैयद बाबा की धुनी की पोटली को कमर से तोड़कर गली में फेंक देता है। दूसरे दिन वेतन के संबंध में प्रेस मालिक से लड़कर तथा नौकरी छोड़कर समर घर लौट आता है। प्रभा इस दुखद समाचार को सुनकर भी धैर्य के साथ उसे समझाती है। उसी समय अम्मा प्रभा को चूड़ियां पहनने के लिए बुलाती हैं, पर समर उसे मना कर देता है। अम्मा की जिद के चलते प्रभा को चूड़ियां पहननी पड़ती हैं। समर आवेश से भरा नीचे उतरता है तथा चूड़ियों से भरी प्रभा की कलाइयों को आपस में लड़ाकर चूड़ियों को तोड़ डालता है। रात को नौकरी छूटने की बात पर बाबूजी भड़क उठते हैं। समर पहली बार साहस संजोकर उत्तर देता है। फलस्वरूप उसकी पिटाई होती है तथा सपत्नीक घर से निकलने का आदेश मिलता है। अब वह घर छोड़ने का निश्चय कर लेता है। उधेड़ बुन के चलते वह रात भर जागता रहता है। रोज की तरह सुबह 4 बजने पर प्रभा उसके लिए खाना तैयार कर देती है। समर छोटे से एल्यूमिनियम के कटोरदान में खाना भरकर नीचे उतरता ही है कि पोस्टमैन आवाज देता है, तार लेना साहब। मुन्नी की मौत का समाचार पढ़कर वह बेहोश अचेतन अवस्थाएं प्लेटफार्म पर आकर गाड़ी में बैठ जाता है। स्टेशन आने पर गाड़ी से उतरकर जब वह खड़ा होता है तो उसे प्रतीत होता है कि दोनों ओर से 2 ट्रेनें साथ साथ आ रही हैं। वह किस पर चढ़े या किसके सामने कूद पड़े, अनिश्चय के कारण उसका सिर चकराने लगता है। धरती चक्कर काटती प्रतीत होती है तथा सारा आकाश डगडग करता घूमने लगता है। आज हम लोगों ने राजेंद्र यादव का उपन्यास से सारा आकाश के कथानक को समझने का प्रयास किया। बस आज के लिए इतना ही।